प्यारे बच्चों, आसान साइंस के इस खूबसूरत से चैनल पर आपका खैर मकदम और हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 जो 6 चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जैव परक्रम, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसी चैप्टर में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में किस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है और हर टॉपिक को हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आता है कि जैव परक्रम, इस वर्ड का क्या मतलब है, क्या होता है जैव परक्रम। जैव परक्रम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है या मेंटेनेंस होता है, उसी को बोलते हैं जैव परक्रम। अब यहीं पे एक सवाल आता है कि जो एक कोश की जीव हैं वो तो अपने जीवों के अनुरक्षण या मेंटेनेंस के लिए विसरण की विधि से ही सारा काम को अंजाम दे देते हैं, लेकिन बहुकोश की जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक कोश की जीव हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी केवल एक कोशिका की बनी होती है, लेकिन बहुकोश की जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना होता है। एक कोशिका से मिलके बना है यानी एक ही कोशिका है, इसलिए उसका सारा शरीर पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहता है। पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहने की वजह से वो अपना सारा काम विसरण की विधि से अंजाम दे देते हैं। लेकिन जो बहुकोश की जीव है वो अपने सारे शरीर के सेल्स को पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसे मेंटेनेंस के लिए, जैव परक्रम के लिए, जीवों के अनुरक्षण के लिए, जीवन के मेंटेनेंस के लिए उसे अलग से सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। विसरण ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है, डिफ्यूज़न ही उसके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि वो अपने सारे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, जो बेकार पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उसका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। वो केवल हानिकारक ही नहीं बल्कि हमारे जीवों को हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमारे बॉडी से क्या होना चाहिए, बाहर निकलते रहना चाहिए। तो मूत्र के ज़रिए हम लोग विषाक्त पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसलिए उत्सर्जन तंत्र की हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत है। उसके लिए लंग्स है, लंग्स में एल्वियोलाई है, कुपिका है, उसके ज़रिए क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, फिर वो हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। उसके बाद हमारे बॉडी में एक है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट है। हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप करता है। ब्लड पंप करने के बाद हर सेल तक ब्लड को पहुंचाता है और उस ब्लड के ज़रिए हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है। इस तरह से जीवन के मेंटेनेंस के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, अलग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, अलग तंत्र की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक कोश की जीवों में ऐसा नहीं होता। अब बात आती है कि ठीक है, अलग से सिस्टम तो है, लेकिन उस सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए हमें एनर्जी भी तो चाहिए। जिस तरह से गाड़ी, मोटर, कार, मोटरसाइकिल को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें फ्यूल क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। लेकिन हम लोगों का फ्यूल या ईंधन क्या है, हम लोगों का एनर्जी। हम लोग जब कोई भोजन करते हैं, उस भोजन से जो ग्लूकोज प्राप्त होता है वही हम लोगों का फ्यूल है, वही एनर्जी है, वही ईंधन है। इसलिए हम लोगों को लगातार एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल टूटते हैं, फूटते हैं, उसकी मरम्मत के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। अब जो हम लोग खाना खाए वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। फिर वहाँ से स्टमक में जाने के बाद HCl निकलेगा, फिर वहाँ से पूरा डाइजेशन होगा। पूरे डाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद ग्लूकोज बनेगा, जो आवश्यक पदार्थ हैं वो बनेंगे और हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से हमारे शरीर का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। इसी मेंटेनेंस को एक तरह से क्या बोलते हैं, अनुरक्षण को बोलते हैं जैव परक्रम। ये सारा प्रोसेस मिला के हो गया जैव परक्रम। अब यहीं पे एक एनसीईआरटी में एक सवाल आता है कि आखिर किस तरह से हम पता करेंगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। इसका जवाब सिंपल है, कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव कैसे पता करेंगे, 5 मापदंड का इस्तेमाल करेंगे। पहला है वृद्धि, दूसरा है चौथा है वहन और 5वां है आणविक गति। क्या है, आणविक गति। अब ठीक है, वृद्धि भी हो रहा है, श्वसन भी है, यानी कि सांस भी ले रहा है, और उसमें वहन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, ब्लड पंप भी कर रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर मॉलिक्यूलर गति नहीं है, यानी कि आणविक गति बोलते हैं कि सेल के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं। जिस तरह से हमारे सेल के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए होता है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सब चीज़ क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं। इसके अंदर भी कोई ना कोई रिएक्शन चलते रहता है, बायोकेमिकल रिएक्शन चलते रहता है।
अब उस बायोकेमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आणविक गति या मॉलिक्यूलर गति सजीव और निर्जीव में अंतर बताने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी जीव के अंदर, अगर किसी भी चीज़ के अंदर आणविक गति है, मॉलिक्यूलर गति है, तो वो क्या है? सजीव है। अगर मॉलिक्यूलर गति नहीं है तो वो निर्जीव है। इसके साथ साथ श्वसन भी होना चाहिए, पोषण भी होना चाहिए, उत्सर्जन भी होना चाहिए, वहन भी होना चाहिए, वृद्धि और गति, लोकोमोशन, ये सब तो है। उसके साथ साथ अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी में क्वांट है कि वायरस सजीव नहीं है, क्यों? यानी कि वायरस सजीव है या निर्जीव, ये विवाद का विषय बना हुआ। ये विवाद का विषय क्यों है? क्योंकि वायरस के अंदर मॉलिक्यूलर गति या आणविक गति नहीं होती है। जब तक वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर या इंसान के जिस्म के सेल के अंदर नहीं जाता है, तब तक उसके अंदर कोई मॉलिक्यूलर गति नहीं होती है। जब तक मॉलिक्यूलर गति नहीं होगी तब तक वो जीवित में शुमार नहीं होगा। जैसे ही उसके अंदर मॉलिक्यूलर गति होती है तो वायरस को लिविंग में शुमार कर लिया जाता है, और जैसे ही लिविंग सेल से बाहर निकला डेड में क्या होता है? नॉन लिविंग में शुमार कर लिया जाता है। अब यहाँ से बात आती है, ठीक है, जैव प्रक्रम हो गया, उसमें पहला है पोषण, यानी कि भोजन। अब पोषण क्या है? पोषण वह विधि है जिसके ज़रिए जीव क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, उसके अंदर ऐसे पदार्थ जिसका हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, उसको ग्रहण करने के तरीके को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की दो विधि होती है, पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है ऐसा पोषण या पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, खुद से तैयार कर लेते हैं, या खुद से तैयार करने की सलाहियत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, उसे बोलते हैं स्वपोषण। लेकिन परपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन खुद से तैयार न करके बल्कि अपनी पोषण या भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं परपोषण। अब बात आती है कि स्वपोषण के उदाहरण क्या हैं? स्वपोषण के उदाहरण है सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में आ जाता है ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं बीजीए। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन अलगी, और इसका दूसरा नाम है नील हरित शैवाल, और सिंपल भाषा में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हो गया, और जितने भी हरे पौधे हैं ये सब स्वपोषी के उदाहरण हैं। स्वपोषी जीव क्या करते हैं? जमीन से जल लेंगे, सूर्य के प्रकाश से लाइट एनर्जी लेंगे, और उसके अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद है, इन सब की मदद से क्या करते हैं? वो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, और फिर ऑक्सीजन को वायु में मुक्त कर देते हैं। ये पूरे प्रोसेस में खुद से अपनी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए? जल के साथ साथ लाइट एनर्जी भी तो होनी चाहिए। अगर लाइट एनर्जी नहीं रहेगी तो क्लोरोफिल और जल का रिएक्शन सही से नहीं होगा। ये तो हो गया स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण के अलावा बात आती है कि इसमें किस तरह से जटिल कार्बनिक अणु से सरल बनता है या सरल कार्बनिक अणु से जटिल बनता है। जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, यानी कि सरल अकार्बनिक अणु से जटिल अकार्बनिक अणु बनता है स्वपोषी पोषण में। सिंपल चीज़ लिया, लाइट एनर्जी लिया, ज़मीन से जल लिया, उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया इन्वायरमेंट से, बना दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये हो गया स्वपोषी में। लेकिन जो विषमपोषी या परपोषी होते हैं, जो कि अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करते, वो क्या करेंगे? सिंपल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लोग। हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, चावल दाल रोटी, कॉम्प्लेक्स चीज़ लेते हैं, वही जाके हमारे स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। जटिल को लिए सरल में तब्दील किए, सरल चीज़ में चेंज कर दिए, ये कौन करता है? परपोषी। लेकिन जो स्वपोषी जीव होते हैं वो जटिल को सरल से क्या बना देते हैं? जटिल कार्बनिक अणु बना देते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल स्वपोषी विषमपोषी में अंतर। अब अगला आता है कि स्वपोषी तो हो गया, विषमपोषी कितना तरह का है, यानी कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो विषमपोषी होता है 3 तरह का। पहला क्या होता है इसमें? विषमपोषी में पहला है मिलितजीवी पोषण। कैसा पोषण? मिलितजीवी पोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि इसमें जीव क्या करता है? अपना भोजन हासिल करने के लिए मृत जीवों पे निर्भर रहता है।
सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब कैसे प्राप्त करेंगे? उसके शरीर का जो सरफेस है उस सरफेस के जरिए उससे एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे अपना भोजन या अपना पोषण। किससे अवशोषित करेंगे? जो सड़े गले मरे पदार्थ हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? कवक हो गया, और उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया हैं और प्रोटोजोआ हैं, जो कि किसके एग्जाम्पल हैं? मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। अब मृतजीवी पोषण का जो उदाहरण है ये एक तरह का डिकम्पोजर भी कहलाता है, अपघटक भी कहलाता है। अपघटक बोलते हैं जब किसी भी जीव के मरने के बाद उसमें जो रिएक्शन होता है बैक्टीरिया का और उस जीव के बीच का, जिसके मदद से वो क्या करते हैं, उसको सिंपल पदार्थ में तोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं अपघटन, डिकम्पोजर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है या फंगस है वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजर भी कहलाएगा, क्योंकि वे क्या करते हैं? जटिल जीवों को मरने के बाद सड़ा गला के उसको सिंपल में तोड़ देते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं डिकम्पोजर। जितने भी मृतजीवी पोषी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर कहलाते हैं। अब इसमें दूसरा आता है परजीवी पोषण। कैसा पोषण? परजीवी। परजीवी को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट में पारा का मतलब क्या होता है? बगल, पाशरु यानी कि अगल बगल में रहने वाला, साइट मतलब पोषण, यानी कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें कि जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहते हैं। किसी दूसरे जीव के संपर्क में या तो हमेशा रहेगा या कब जब जरूरत पड़ेगी तब गया वहाँ से अपना भोजन लेके आ गया। किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह के जो जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं पैरासाइट। और इस तरीके से भोजन जिसमें होता है उसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि वो परजीवी कहलाया। और इस तरीके से प्राप्त करने वाले भोजन के तरीके को बोलते हैं परजीवी पोषण। फिर से समझा रहे हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में या तो हमेशा रहेगा या तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब जाके वहाँ से भोजन हासिल करेगा, यानी कि दूसरे जीव पे निर्भर है, इसीलिए तो परपोषी है। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये दूसरे जीव से अपना भोजन चूसते हैं, उससे अपना भोजन हासिल करते हैं, दूसरों को नुकसान भी पहुँचाते हैं और खुद मस्ती करते हैं। खुद क्या करते हैं? मस्ती करते हैं। दूसरे जीव का भोजन, बना बनाया भोजन ले लिया, अपना भोजन कर लिया, दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया, अपना मस्ती कर रहा है। ये क्या है? परजीवी है। अब परजीवी कौन कहलाया? परजीवी पोषण कौन कहलाया? यानी कि इस तरीके से जो भी जीव पोषण हासिल करता है वो जीव कहलाता है परजीवी, और इस तरीके से जिसमें पोषण होता है वह पोषण का तरीका कहलाता है परजीवी पोषण। ठीक है ना? इसका मिसाल समझाने के लिए आपको पीडीएफ का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट में सारा डिटेल से बताया गया है किसे बोलते हैं परजीवी, किसे बोलते हैं होस्ट। अब यहाँ पे दो आता है, एक होता है परजीवी, दूसरा होता है होस्ट। परजीवी किसे बोलेंगे? होस्ट या पोषी किसे बोलेंगे? देखो, जो परजीवी होता है जो कि किसी जीव से भोजन ले रहा है वो कहलाएगा परजीवी, और जिससे भोजन ले रहा है वो कहलाएगा होस्ट। मिसाल के तौर पे फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मलेरियल पैरासाइट होते हैं, मलेरिया परजीवी होते हैं। अब क्या हो गया? वो मलेरिया परजीवी जिस मच्छर ने किसी भी व्यक्ति को काटा, अगर उस मच्छर के अंदर मलेरिया परजीवी है तो वह परजीवी मच्छर जो काटेगा उसके ज़रिए कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। अब जो वो ब्लड में गया, जो पैरासाइट ब्लड में गया है वो कहलाया परजीवी, लेकिन जिस इंसान के जिस्म के अंदर वो पैरासाइट गया है वो इंसान कहलाएगा होस्ट। होस्ट और पैरासाइट में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर जा रहा है या जिससे भोजन ले रहा है वो कहलाएगा पोषी, और जो भोजन ले रहा है वो कहलाएगा परजीवी। मच्छर के अंदर जो मलेरिया का पैरासाइट या परजीवी है वो शरीर के अंदर घुस रहा है वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। लेकिन जिस आदमी से वो परजीवी भोजन ले रहा है वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। इस कंडीशन में आदमी हो गया होस्ट, और जो मलेरिया का पैरासाइट आदमी के अंदर गया वो कहलाया परजीवी। परजीवी पोषण कुछ कवक में भी हो सकते हैं, कुछ पौधे में भी होते हैं, जैसे कि अमरबेल कहते हैं ना, जर न पत्ता नाम अमरलत्ता। अमरबेल क्या है? परजीवी पोषण का उदाहरण, परजीवी पोषण होता है उसमें। और कई तरह के जंतु हैं जैसे कि गोल कृमि, टेप वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये सब जितने भी कृमि है, वर्म है, ये क्या है? पैरासाइट के उदाहरण। और जितने भी पैरासाइट होते हैं वो अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं, जो भोजन हासिल करते हैं, वे लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल पदार्थ के रूप में अपना भोजन चूसते हैं, अपना भोजन हासिल करते हैं। अब अगला पोषण का तरीका आता है प्राणी संपोषण। कैसा पोषण? प्राणी संपोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक
न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जितने भी जीव जंतु हैं जो भोजन हासिल करते हैं वो जंतुओं के भोजन हासिल करने के तरीके की तरह ही अपना भोजन हासिल करते हैं, यानी कि ठोस रूप में अपना भोजन हासिल करते हैं। जैसे कि इसका मिसाल है मेंढक। मेंढक को देखे हो खाते हुए, जाएगा कहीं पे कीड़ा मकोड़ा आया, फटाक से लोल निकालेगा, निकल लिया, खाता है ना। गिरगिट को देखना, चल रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा आया, फटाक से लोल निकाला, अंदर कर लिया। अगर एक सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन समझो तो होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संपोषण पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में यानी कि सॉलिड हो या लिक्विड फॉर्म में हो, जंतुओं के भोजन हासिल करने के तरीके की तरह ही अपना भोजन हासिल करते हैं। ऐसा पोषण कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इस तरीके से जिसमें पोषण होता है वो कहलाता है प्राणिसंभोजी। क्या कहलाता है? प्राणिसंभोजी। तो मेंढक क्या कहलाएगा? प्राणिसंभोजी। इस तरह से ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पोषण की कितनी विधि है, एक कोश के जीव किस तरह से अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर को कंप्लीट तौर पर अच्छी तरीके से समझना है तो पहले इसका आपको नोट को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। इस नोट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाने के बाद आप इस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद पहले आप उस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें। उसको पढ़ने के बाद आपको सही से इस वीडियो का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुल हन्नान